हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे अनदर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज बेस्ड ऑन मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि बेस्ड है आपका मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस पे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किस पे डिस्कशन किया था अपना, जो हमारी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस थी। और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के केस में हमने देखा था कि हमारा जो डेटा था, हमारा जो कंटेंट था, वो सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर में क्या हो रहा था, कॉपी हो रहा था। ठीक है, और सोर्स रजिस्टर डेस्टिनेशन रजिस्टर पर हम लोग क्या यूज कर सकते थे, हमारे जो भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं लाइक बी सी डी ई एच एल और एक्यूमुलेटर का भी यूज आपका किया जा सकता था। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स की जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होती है उनका काम क्या होता है, केवल आपके डेटा को क्या करना, कॉपी करना। मीन्स कि सोर्स टू डेस्टिनेशन केवल क्या करना है, आपको कॉपी करना है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन आपका होता है तो इसका जो भी इफेक्ट है वो आपके जो हमारे स्टेटस रजिस्टर्स थे, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि जो हमारा स्टेटस रजिस्टर था या फ्लैग रजिस्टर था वो क्या बताता था, स्टेटस बताता था, किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा रिजल्ट आता था। तो डेटा ट्रांसफर के केस में केवल क्या होता है, आपका जो डेटा है या कंटेंट है वो वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर केवल कॉपी हो रहा है। तब उस केस में जो आपके जितने भी फ्लैग रजिस्टर हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे या उनका स्टेटस आपको मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे अपने मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को, देखेंगे कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपकी मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में वो है आपका NOP। क्या है आपका NOP? तो NOP का पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो NOP का मतलब होता है आपका स्टूडेंट्स नो ऑपरेशन। क्या होता है आपका, नो ऑपरेशन। ठीक है, अब वही चीज जो हमको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले हमें क्या बताना है, इसका ऑप कोड बताना है कि भैया ऑपरेशन कोड क्या होता है। देन फिर हमें क्या बताना है, इसका ऑपरेंड बताना है कि आपको कौन, मतलब किसके थ्रू आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो। देन आपको बताना है इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज, कितना मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड होगा इस इंस्ट्रक्शन को फीड कराने के लिए। देन कौन सी मशीन साइकिल आपकी यूज होगी इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने में। देन कितना टी स्टेट रिक्वायर्ड होगा आपको इस इंस्ट्रक्शन की स्पीड पता करने के लिए। देन कौन सा एड्रेसिंग मोड आपका होगा इस इंस्ट्रक्शन के लिए यूज आपका। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा आपका आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ NOP इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये टेबल तो बिल्कुल आप लोगों को एकदम टैटू करा लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी एक एक एग्जाम में, आपको इवन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अगर आप देते हैं तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इंस्ट्रक्शन दे देता है और फिर उससे में आपके ये ऑप कोड, ऑपरेंड और आपका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज ये सब आपको पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कहता है आपका NOP के केस में। आपको पता चल रहा है कि क्या है आपका ऑप कोड, क्या है, नो ऑपरेशन है। ठीक है, तो ऑप कोड के केस में क्या आ जाएगा आपका NOP आ जाएगा। ठीक, देन ऑपरेंड की फील्ड में आपका क्या है कि कोई भी ना तो रजिस्टर है, ना मेमोरी है, ना ही क्या है आपका डेटा है। ठीक है, दूसरी चीज, जब एड्रेसिंग मोड्स हम लोगों ने पढ़े थे तो हमने देखा था कि NOP के केस में क्या होता है आपका, या आपका सपोज जैसे HLT इंस्ट्रक्शन है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास ऐसी हैं जिनको देने से ही आपको मालूम चल जाता है कि क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराना है और किसके थ्रू कराना है। ठीक है, जैसे आपका यही एग्जाम्पल है NOP, तो यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन से ही मालूम चल रहा है कि हमको क्या करना है। तो उसके लिए आपको किसी भी रजिस्टर की मेमोरी आपको जो आपके मेमोरी है उसकी या डेटा है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको यहीं से ही मालूम चल रहा है कि क्या होना है आपको। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन किस कैटेगरी में रखी गई थी एड्रेसिंग मोड के, इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनके थ्रू हमें मालूम चल जाता है कि आपका कौन सा ऑपरेशन होना है और किसके थ्रू होना है,
तो ऐसे इंस्ट्रक्शन किस कैटेगरी में आ जाते हैं? आपके इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इन दीज इंस्ट्रक्शन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेंड, ओके, तो ओनली ऑपकोड इज सफिशिएंट, ठीक। तो ऑपरेंड में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा आपका। अब बात करी जाए किसकी? इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज की। तो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज क्या बताता था आपका? बाइट बताता था कि कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो जब आपको इंस्ट्रक्शंस बताए गए थे कि फॉर्मेट जब बताया गया था तो बताया गया था 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्या होता है, 2 बाइट का क्या होता है, 3 बाइट का क्या होता है। तो 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन के केस में मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपके पास जो ऑपरेंड फील्ड है वहाँ ऑपरेंड है या रजिस्टर्स है वहाँ पर, तो वो कैटेगरी कौन सी हो जाती है आपकी? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग ऑपरेंड में कोई फील्ड आपकी नहीं है, केवल आपके पास क्या है? ऑपकोड है। तो इसी को ही फैच कराना है, तो इसीलिए आपके पास जो इंस्ट्रक्शन आएगी वो कितने बाइट की आएगी? आपकी 1 बाइट की कैटेगरी में ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मशीन साइकिल की। तो ये भी आपको बताया जा चुका है कि हर एक इंस्ट्रक्शन में जो पहला साइकिल बनेगा वो किसका बनेगा? आपका फेच साइकिल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और अनदर फील्ड नहीं है, केवल आपका ऑपकोड ही है, तो इसके लिए केवल क्या बन जाएगा? आपका फेच साइकिल आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। देन टी स्टेट, आपको मालूम है कि फेच साइकिल में कितनी नंबर ऑफ टी स्टेट यूज होती है? आपकी 4T, ठीक। एड्रेसिंग मोड की बात की जाए तो कौन सा एड्रेसिंग मोड आ जाएगा आपका? इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड आ जाएगा आपका। कौन सा आएगा? इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड आएगा, ठीक है। और जो आपकी एनओपी इंस्ट्रक्शन होती है बेसिकली इसका यूज जो होता है टू प्रोवाइड डिले, ठीक है। अगर आपको डिले प्रोवाइड कराना है तो अब उस केस में हमारा एनओपी इंस्ट्रक्शन का यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका एनओपी इंस्ट्रक्शन था। नेक्स्ट जो आपकी मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी है? आपकी HLT। नेक्स्ट जो है आपका सेकेंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डालिएगा। सेकेंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के केस में क्या आएगा आपका? HLT। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका हॉल्ट। क्या होता है आपका? हॉल्ट। तो इस इंस्ट्रक्शन के केस में भी देख रहे हैं आप लोग कि केवल ऑपकोड की ही रिक्वायरमेंट, ऑपकोड से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। तो हमको ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। हमने केवल HLT इंस्ट्रक्शन देंगे और हमारा जो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो क्या हो जाएगा? आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं हमारे पास। तो ऑपकोड में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आपका HLT आ जाएगा। ऑपरेंड यहाँ पे कोई नहीं है। इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज आपका 1 बाइट का ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? ओनली ऑपकोड है। तो आपको मालूम है ऑपकोड के लिए केवल कितनी आपकी कौन सी मशीन साइकिल लगती है? फेच साइकिल लगती है। नंबर ऑफ टी स्टेट कितनी रहेंगी? आपकी 4T रहेंगी। एड्रेसिंग मोड वही आ जाएगा आपका इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, क्योंकि आपके ऑपकोड से ही मालूम चल रहा है कि क्या होने वाला है आपका। और ऑपरेशन के केस में बस ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन के केस में क्या होगा कि जैसे ही आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या हो गई? आपकी HLT इंस्ट्रक्शन आपके माइक्रो प्रोसेसर ने सेंड कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा? आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ऑपरेशन के केस में टू टर्मिनेट द प्रोग्राम HLT इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड, ठीक है। दूसरा एक चीज और समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए जैसे सपोज दैट आपकी लोकेशन है 2000H है, ठीक है। इस लोकेशन पे आपकी इंस्ट्रक्शन है कि मूव आपका A, B, ठीक है। फिर क्या है आपके पास इंस्ट्रक्शन 2001H और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है आपके पास MVI और A,08H, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी मेमोरी लोकेशन जो है 2002H और आपके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपके पास आगे इसके पास HLT। तो मान लीजिए सपोज दैट ये आपका कोई प्रोग्राम है और 200 लोकेशन पे आपकी ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, 2001 पे आपकी ये पड़ी हुई है, 2002 पे आपकी ये पड़ी हुई है। तो याद करिए जब हमने आर्किटेक्चर समझा था तो आर्किटेक्चर के केस में क्या हुआ था? जैसे सपोज दैट आपकी ये इंस्ट्रक्शन क्या हो रही है? एग्जीक्यूट हो रही है। देन क्या करता था आपका प्रोग्राम काउंटर? क्या करता था प्रोग्राम काउंटर? यूज टू होल्ड द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन एड्रेस। तो अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी? MVI A08H। तो आपके प्रोग्राम काउंटर में क्या करना पड़ता था? 1 का इंक्रीमेंट करेगा तभी तो वो 2001 लोकेशन को आपकी 2001 लोकेशन को क्या करके रखेगा? होल्ड करके रखेगा। जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होने वाली होगी
तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये जब इसका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा देन वो फिर से 1 का इंक्रीमेंट करेगा और आपका 2002 आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखेगा कि उसने देखा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली HLT, तो वो समझ जाएगा कि अब इसके बाद आपका प्रोग्राम रन नहीं कराना है, आपके प्रोग्राम को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद आप कुछ भी भेज दीजिए अपने माइक्रो प्रोसेसर में, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जैसे ही आपके माइक्रो प्रोसेसर को मालूम चल गया कि आपकी HLT इंस्ट्रक्शन आ गई है, तो जो आपका प्रोग्राम काउंटर है वो इंक्रीमेंट करना बंद कर देगा। क्या कर देगा? इंक्रीमेंट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की। तो दीज टू इंस्ट्रक्शंस NOP एंड HLT आर यूज्ड एज मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपनी कौन सी इंस्ट्रक्शंस पे, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमारी एज एन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं। तो अर्थमेटिक से बात समझ रहे हो आप लोग कि जितने भी हमारे एडिशन वाली इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारी सब्ट्रैक्शन वाली इंस्ट्रक्शंस हैं, तो यहाँ पर जो बात की जाएगी वो किनकी की जाएगी, आपके एडिशन ऑपरेशन को लेकर के बात की जाएगी और किसको लेकर के बात की जाएगी, आपके सब्ट्रैक्शन को लेकर के बात की जाएगी। ठीक है, तो जो आपकी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के केस में आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस देखेंगे। तो एडिशन के केस में क्या होता है, आपका कैरी जनरेट होता है। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, आप लोग बोरो करते हो, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आती है आपकी। तो सबसे पहले मैं जो इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ स्टूडेंट आपके सामने, मान लीजिए मैंने लिखा कि आपका ADD, एडिशन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ADD से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज दैट R लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो R है आपका, ये जो R है ये आपका एक्यूमुलेटर भी हो सकता है, आपका B रजिस्टर भी हो सकता है, आपका C रजिस्टर भी हो सकता है, सिमिलरली D, E, H, L, और आपका जो कौन सा था आपका यूजर डिफाइंड रजिस्टर था, दैट इज M रजिस्टर। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये क्या कह रहा है आपका। पहले तो हम भाई समझे ना कि कौन सा ऑपरेशन कराना है, तो हमने ये तो समझ लिया, इसको देख करके ऑप कोड को देख करके ये समझ लिया कि हमारे को कौन सा ऑपरेशन कराना है, एडिशन कराना है। अब एडिशन के लिए क्या चाहिए होता है, आपको 2 नंबर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, क्या चाहिए होते हैं आपको, 2 नंबर्स चाहिए होते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ऑपरेंड में हमारे को R दिया हुआ है और R में मैडम ने बताया है कि हम इन रजिस्टर्स का यूज कर सकते हैं। अब हमने आर्किटेक्चर में क्या पढ़ा था कि ये जो रजिस्टर्स हैं, इन रजिस्टर्स में हम लोग अपने डेटा को स्टोर कराएंगे, और ये सारे रजिस्टर्स जो हैं वो कितने बिट के हैं, आपके 8 बिट के हैं। तो 8 बिट का डेटा होगा आपका कोई, उसको ही ऐड कराना है। लेकिन अब बात ये आती है कि किसके साथ कराना है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बाय डिफॉल्ट आपके पास जितनी भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, तो जो सेकंड नंबर होगा वो कहाँ पे स्टोर रहेगा, आपके एक्यूमुलेटर में स्टोर रहेगा। आ रही है बात समझ में? एक नंबर तो आपको कहाँ से मिल गया, इन रजिस्टर्स के थ्रू मिल गया, और दूसरा रजिस्टर जो है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ से लेगा, आपके एक्यूमुलेटर से लेगा। कहाँ से लेगा, आपके एक्यूमुलेटर से लेगा। तो क्या आया समझ में आपको कि यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि A के कंटेंट को ऐड कराना है इस रजिस्टर R के कंटेंट के साथ में, और रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द A रजिस्टर इटसेल्फ। बात आई समझ में कि आपको क्या कराना है, जो भी A में डेटा पड़ा हुआ है तो आपको उसको R के साथ में ऐड कराना है। मीन्स कि जो भी यहाँ पे स्पेसिफाइड रजिस्टर होगा उसके कंटेंट के साथ में ऐड कराना है, और रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा, आपका A में आ जाएगा। तो इससे देखो क्या मालूम चल रहा है कि आपका ये जो एक्यूमुलेटर है वो क्या हो रहा है, उसके डेटा क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। मान लीजिए जैसे सपोज दैट पहले 3 था, अब जब आपने R के साथ उसको ऐड किया, R की वैल्यू सपोज दैट 2 रही होगी, तो क्या हो जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। अब A की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 5 हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम लोग क्या कराते हैं, अपना एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं थ्रू दी 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन में आपके पास ऑप कोड क्या होगा, ऑपरेंड क्या होगा, कितना इसका वर्ड साइज रहेगा।
ठीक है। तो ऑपकोड के केस में देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, ऑपकोड हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑपकोड क्या होता है, ऑपरेशन कोड है। तो हमें मालूम चल गया है कि हमारा ऑपरेशन कोड क्या है, आपका ऐड है। ठीक है, ऑपरेशन कोड क्या है आपका, ऐड है। ऑपरेंड में हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमें किसके थ्रू कराना है, इस रजिस्टर आर के थ्रू कराना है। ठीक, इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज की अगर बात करी जाए तो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज क्या कहता था कि कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है आपका। तो हम लोग बता चुके हैं कि अगर आपका क्या है, आर है, ठीक है, या फिर क्या है आपका यहाँ पे एम दिया हुआ है, ठीक, या फिर आपका कोई भी रजिस्टर या मेमोरी नहीं है यहाँ पर, तो इस तरीके की इंस्ट्रक्शन किस में आती है आपके, 1 बाइट के केस में आ जाती है। ठीक, अब 1 बाइट के केस की इंस्ट्रक्शन है आपकी, तो केवल इसी को ही क्या कराना पड़ेगा आपको, रीड कराना पड़ेगा। इट मीन्स रीड कराने का मतलब है कि इसको डिकोड कराना पड़ेगा। और केवल कितनी मशीन साइकिल लगेगी, इसकी एक मशीन साइकिल होगी, वो भी किसकी होगी, फेच मशीन साइकिल। ठीक है, टी स्टेट आपको मालूम है, फेच के लिए कितनी टी स्टेट रिक्वायर्ड होती है आपकी, 4T। एड्रेसिंग मोड देख लीजिए, किसके थ्रू हो रहा है, आपके किसी रजिस्टर के थ्रू हो रहा है ऑपरेशन, तो यहाँ पे एड्रेसिंग मोड में क्या आ जाएगा आपका, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आ जाएगा। अब ऑपरेशन क्या कर रहा है आपका, ऑपरेशन क्या हो रहा है आपका कि ए के कंटेंट को ऐड कराना है आर के कंटेंट के साथ में, और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होना है आपका, ए रजिस्टर में स्टोर होना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑपरेशन जो है वो क्या हो जाता है आपका, परफॉर्म हो जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से हम लोग अपने एडिशन जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एज्यूम करके चल रही हूँ, एक एग्जाम्पल है ये आपका एडिशन को लेकर के। तो मैंने एज्यूम किया कि आपके पास, लेट एज्यूम, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि लेट एज्यूम सपोज दैट ए की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 03H है। ठीक है, और जो बी की वैल्यू है वो सपोज दैट मेरे पास 10H है। ठीक है, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया आपके पास क्या कि ऐड ए, तो लिखूंगी नहीं मैं, क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो ऑपरेंड में जो रजिस्टर डिफाइन है, स्पेसिफाइड है, उसको मुझे ए के कंटेंट के साथ में क्या कराना है, ऐड कराना है। ठीक है, बता रही समझ में, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका, ऐड बी लिखा जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। उससे कंपेयर कराइए तो देखिए क्या मालूम चला आपको कि ए के कंटेंट को आपको बी के कंटेंट के साथ में ऐड कराना है, क्योंकि एक वैल्यू तो इस बी रजिस्टर में स्टोर होगी और बाय डिफॉल्ट ए में कितना होगा आपका, 03H होगा। तो इसको ऐड जब कराएंगे तो आपका वापस से रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर ए में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ए में देखो कितना है आपका, 03H है। अब हेक्साडेसिमल को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 0 का बाइनरी क्या होगा, 0000 होगा। 3 का बाइनरी क्या होगा आपका, 0011 होगा। ठीक, उसके बाद बी के कंटेंट लेते हैं हम लोग, तो बी के कंटेंट में देखो क्या है, 10H है, तो 1 का बाइनरी लिखिए, 1 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 0001 हो जाएगा, और 0 का बाइनरी 0000 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 0000 हो जाएगा। अब इसको ऐड कराइए, तो जब ऐड कराएंगे तो देखो 1 + 0 क्या मिला आपको, 0 मिला, 1 मिलेगा, सॉरी 1 + 0 आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 + 0 आपको 0 मिलेगा, 0 + 0 0 मिलेगा, 0 + 1 आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 0 0। तो आपके पास जो आंसर आया, इसको जब हम 4 बिट के केस में जब लेते हैं तो देखो ये कितना बना, 1 बना, और ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 13। तो आंसर अब जो है, यानी कि जो आपका एक्यूमुलेटर का रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा आपके पास, एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट है मेरा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 13H हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, 13H। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो एडिशन का ऑपरेशन है वो हम लोग परफॉर्म करा लेते हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है स्टूडेंट्स, अभी तक जितनी भी इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने पढ़ी, चाहे वो आपकी मशीन कंट्रोल थी या फिर आपकी कौन सी थी, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन थी, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि जो मेरे फ्लैग्स थे उनके स्टेटस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन
आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस कराएंगे या लॉजिकल ऑपरेशंस अगर आप परफॉर्म कराते हैं तो आपके जो फ्लैग्स है उन पे इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखो आपके पास जो आंसर आया है स्टूडेंट, वो क्या आया है आपके पास, यहाँ पे इधर मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि आंसर जो आया है वो कितना है, 13H आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 0, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, आपका देखो कितना आया है, 13H आया है। और इसका बाइनरी अगर मैं लिखूंगी तो देखो क्या मिलेगा, 0 0 0 1 और आपका 0 0 1 1। ये याद है, देख लीजिए यहाँ पे 0 0 1 1। और इसका आपका ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको पिक्चर क्लियर रहे। ये आपका 0, यहाँ पे 1, ये आपका 1, इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये 4 बिट का पेयर बनाया, यहाँ 4 बिट का पेयर बनाया, तो ये आपका 1 बनेगा और ये आपका 3। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़े थे कौन कौन से फ्लैग पढ़े थे। हमारे पास फ्लैग भी जो है वो कितने बिट का है, 8 बिट का है, जिसमें से ओनली 5 बिट्स आर यूज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, अपने साइन फ्लैग की। साइन फ्लैग को किससे डिनोट करते थे हम लोग, S से डिनोट करते थे। तो इस केस में हम लोग क्या चेक करते हैं कि D7 बिट पे क्या है हमारा। तो यहाँ पे देखो D7 बिट पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0 दिखाई दे रहा है। D7 बिट कैसे हुई, यहाँ पे देखो, यहाँ से काउंट करना शुरू करिए, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और ये आपका D7। ठीक है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो D7 बिट पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। तो आपके पास जो आपका साइन फ्लैग है उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। और 0 का मतलब क्या हो गया, आपका रीसेट हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा था, 0 फ्लैग था। तो 0 फ्लैग के केस में क्या बताया गया था कि अगर आपका अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो 0 आएगा, तब आपका 0 फ्लैग क्या होगा, सेट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, रीसेट होगा। तो यहाँ पर तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 13H आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए 0 फ्लैग की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि ये भी क्या हो गया, आपका रीसेट हो गया। ठीक है, अब कौन सा फ्लैग होता है आपका आता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आता है, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, AC से डिनोट करते हैं। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कहता है कि अगर आपका D3 to D4 कैरी जनरेट हो रहा है तब तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका सेट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, आपका रीसेट होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये आपकी D0 बिट है, ये D1 बिट है, ये D2 बिट है, ये D3 बिट है। तो ऑक्सिलरी कैरी के केस में क्या होता है कि अगर आपका D3 to D4 कैरी जनरेट हो रहा है तब तो ये आपका क्या है, सेट है, अदरवाइज वो रीसेट है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, देख रहे हो आप लोग, 0 0 है, तो 0 0 का 0 आ गया, 0 1 का 1 आ गया। कैरी आपकी जनरेट नहीं हुई फ्रॉम D3 to D4, तो इसीलिए आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका रीसेट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब आपके पास आता है पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग के केस में देखिए स्टूडेंट, आपको बताया गया था कि नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तब तो वो क्या होगा, सेट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, आपका रीसेट होगा। तो यहाँ पे वंस काउंट करते हैं हम लोग, तो देखो कितना है, 1 2 3, तो 3 क्या होता है, आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, आपका रीसेट हो जाएगा। इवन के केस में सेट होगा और ऑड के केस में रीसेट होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं किसकी, कैरी फ्लैग की। तो यहाँ पे आंसर देखिए कितने बिट का आ रहा है, आपका 8 बिट का आ रहा है। ठीक, कितने बिट का आ रहा है आपका, 8 बिट का। अगर 8 बिट से ज्यादा का अगर आंसर आया होता आपका, उस केस में कैरी फ्लैग आपका जनरेट, आपका कैरी फ्लैग क्या होता, सेट होता, अदरवाइज वो क्या रहेगा, रीसेट रहेगा। तो इस केस में, इस वाले क्वेश्चन के केस में आपका कैरी फ्लैग भी जो है वो क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा, रीसेट रहेगा। ओके, अब बस ये सारी वैल्यूज जो है वो क्या करिए, आप उठा के पुट कर दीजिए। कहाँ पे पुट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, आपका S है, फिर क्या होता है आपका Z होता है, ठीक है, फिर आपकी खाली होती है, फिर आपका क्या होता है ऑक्सिलरी कैरी होता है, फिर खाली होती है, फिर पैरिटी है, ठीक है, फिर क्या है आपका कैरी फ्लैग है। ठीक है, तो इस तरीके से बिट हम बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी कि आपके फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सो दिस इज योर D0 बिट, दिस इज D1 बिट, दिस इज D2 बिट, दिस इज D3, दिस इज D4, दिस इज D5,
दिस इज D6 और दिस इज D7, तो टोटल 8 हो गई आपकी। तो देखो साइन फ्लैग की वैल्यू भी क्या है, 0 है, Z की वैल्यू भी 0 है। ये आपकी नॉन अनयूज्ड बिट है, तो अनयूज्ड बिट को हम लोग 0 ही लेके चलते हैं। AC की वैल्यू भी 0 है, अनयूज्ड बिट 0। पैरिटी भी क्या है आपका, रीसेट है, अनयूज्ड बिट 0, और कैरी फ्लैग की वैल्यू भी क्या है आपकी 0 है, क्योंकि कैरी आपकी जनरेट नहीं हुई है, आपके पास जो आंसर आया है वो 8 बिट की फॉर्म में ही आया है। तो आप देख पा रहे हो कि फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू जो है वो कितनी बनेगी, इसको अगर हम लोग अपना लिखेंगे हेक्साडेसिमल में तो कितना बनेगा आपका 00H बनेगा। कैसे बना, यहाँ पे देखो 4 का पेयर बनाइए, ये 0 होगा, 0 की बाइनरी और ये आपकी 0 की बाइनरी, तो हेक्साडेसिमल में फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी, 00H हो गई। तो इस तरीके से आपके पास जो भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस दी जाती है तो उसके साथ में आपको बोल देगा वो आपको कि कैरी फ्लैग की वैल्यू बताइए, या 0 फ्लैग की वैल्यू बताइए, या साइन फ्लैग की वैल्यू बताइए, या ऐसा भी बोल सकता है कि स्टेटस फ्लैग रजिस्टर्स की स्टेटस शो करिए। तो आप लोग जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करके दिखाएंगे उसको, तो इस तरीके से हम हर एक जो भी हमारे पास फ्लैग रजिस्टर्स थे, 5 थे हमारे पास, तो उन सब की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आया होगा उसके अकॉर्डिंग, और देन पुट दीज वैल्यूज इन द फ्लैग रजिस्टर फॉर्मेट, देन यू विल गेट फ्लैग रजिस्टर वैल्यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी माइक्रो प्रोसेसर की क्रिस्प नॉलेज मिल सके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए माइक्रो प्रोसेसर के, so you will get microprocessor handwritten notes from the description box. Okay students, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच।